हाय एवरीवन। आज मैं कोड फोर्सेस राउंड 679 बेस्ड ऑन टेक्नोकप 2021 का एडिटोरियल वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसमें 5 प्रॉब्लम्स थे, तो मैं मतलब डिवीजन 2 में मतलब 5 प्रॉब्लम्स थे, तो मैंने डिवीजन 3 से किया था पार्टिसिपेट, तो उसमें मैंने 3 करे थे। तो वो डिवीजन 2 की मतलब बेसिकली मुझे 5 जो आते हैं, तो मैं आज इन सारी प्रॉब्लम्स का एडिटोरियल बनाने वाला हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा कि मेरी जो कल वाली वीडियो थी, अ, जो जिसमें थिंकिंग आउट लाउड में मैंने कंटेस्ट अटेम्प्ट किया था, तो उसमें आई थिंक अभी तक का सबसे बेस्ट रिस्पांस आया है मेरी जितनी भी वीडियोस थी। तो आई थिंक वो फॉर्मेट व्यूअर्स को काफ़ी पसंद आ रहा है। तो एटलीस्ट डिवीजन 2 कॉन्टेस्ट के लिए मैं उसी तरह करूँगा। डिवीजन 1 मैं खुद से देता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे मतलब अपनी रेटिंग के लिए बेटर परफॉर्म भी करना है। तो इसको मैं पुराने तरीके से एडिटोरियल बना के ही करता हूँ। तो सबसे पहले है प्रॉब्लम ए, फाइंडिंग सास्के। तो अच्छा, वैसे पूरा जो कॉन्टेस्ट का थीम था वो नारुतो पे ही बेस्ड था। तो फाइंडिंग सास्के में क्या है कि बेसिकली हमें एक एरे दी हुई है ए, और हमें एक एरे बी प्रिंट करनी है सच दैट ये चीज़ फॉलो हो कि ए वन बी वन इंटू ए टू बी टू डॉट डॉट इक्वल टू ज़ीरो, और एन इवन है। तो मेन यहाँ पे ये चीज़ है कि एन इवन है। और ए और बी में रेस्ट्रिक्शंस भी दी हुई हैं। रेस्ट्रिक्शंस ये हैं कि कोई भी एलिमेंट ज़ीरो नहीं है, और जो उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू है स्मॉलर इक्वल टू 100। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि n इवन है, और इवन होने की वजह से फ़ायदा क्या है कि हम जितने भी नंबर्स हैं उनको हम पेयर अप कर सकते हैं, और ऐसा कर सकते हैं कि वो एक दूसरे को कैंसिल कर दें। तो मैं एक पैटर्न दिखाता हूँ जो हमेशा काम कर जाएगा। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारे पास अगर एरे A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट कोई भी इवन नंबर है, तो हम एरे बी को ऐसा बना सकते हैं A2 कॉमा माइनस A1, फिर A4 कॉमा माइनस A3 एंड सो ऑन। तो इससे क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट है और ये जो प्रोडक्ट है, ये एक दूसरे का नेगेटिव है, तो ये दोनों ऐड होकर ज़ीरो हो जाएंगे, फिर ये दोनों ऐड होकर ज़ीरो हो जाएंगे एंड सो ऑन। तो ये वाला जो तरीका है, इससे हमेशा हमें सही आंसर मिल जाएगा, और भी कई तरह से पेयर अप किया जा सकता है। तो ये इजीएस्ट था। अब प्रॉब्लम बी की बात करते हैं, अ न्यू टेक्निक। तो इसमें मेनली क्या है कि हमारे पास एक n क्रॉस m की मैट्रिक्स है, और उसमें सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, 1 से लेकर n इंटू m तक के सारे एलिमेंट्स हैं। तो सब एक एक बार आएंगे क्योंकि डिस्टिंक्ट है। और ये टेबल खो गई, लेकिन इंडिविजुअल रोज और इंडिविजुअल कॉलम्स याद हैं, बट उनका ऑर्डर नहीं याद है। तो अब हमें इसको रिस्टोर करना है। तो यहाँ पे क्या है कि पहले तो टेस्ट केसेस हैं, और हर टेस्ट केस में क्या है कि हमें n और m दिया हुआ है। फिर हमें n लाइन्स में n रोज दी हुई हैं, और इन रोज का ऑर्डर शफल्ड हो सकता है। फिर m लाइन्स में m कॉलम्स दिए हुए हैं, और इनका भी ऑर्डर शफल्ड हो सकता है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है, जैसे कि ये वाला टेस्ट केस, जैसे कि मैं फर्स्ट टेस्ट केस का एक्सप्लेनेशन में हूँ अभी। तो इसमें बोला कि वन ऑफ द रोज इज 654 और वन ऑफ द रोज इज 123। तो इसमें हमें इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि 5 जिस भी रो में होगा, किस रो में होगा ये तो हमें नहीं पता है, क्योंकि वो तो लाइक शफल हो सकता है। लेकिन 5 जिस भी रो में होगा वो सेकंड कॉलम में होगा, ये हमें पता चल गया। उसी तरह 4 थर्ड कॉलम में होगा, और 6 फर्स्ट कॉलम में होगा। तो ये चीज़ हम यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं कि एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है कि 6 फर्स्ट कॉलम में है, 5 सेकंड कॉलम में, 4 थर्ड कॉलम में। उसी तरह कॉलम्स की इंफॉर्मेशन से हमें रोज का आइडिया लग जाएगा कि 1 पक्का फर्स्ट कॉलम में है, 6 सेकंड कॉलम में है, 2 फर्स्ट कॉलम में है, 5 सेकंड कॉलम में। सॉरी,
मतलब 1 फर्स्ट रो में है और 6 सेकेंड रो में है, फिर 2 फर्स्ट रो में है, 5 सेकेंड रो में है, सिमिलरली 3 फर्स्ट रो में है, 4 सेकेंड रो में है, और यहाँ पे भी यही हो रहा है। तो हम बस क्या कर सकते हैं कि जब हम रोज इनपुट लें उस टाइम हम हर नंबर के लिए स्टोर कर सकते हैं कि वो किस कॉलम में है, और जब हम कॉलम्स इनपुट लें तो स्टोर कर सकते हैं कि वो किस रो में है। तो इस तरह हमारे पास हर एलिमेंट के लिए उसके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि हमें ये भी पता चल गया कि वो किस रो में है और ये भी पता चल गया किस कॉलम में है। तो इस इंफॉर्मेशन की मदद से हम पूरी मैट्रिक्स बिल्ड करके उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सेकेंड प्रॉब्लम थी। ओके, अब एक्चुअल लेवल स्टार्ट होता है। ये थर्ड प्रॉब्लम थी, और ये डिवीजन 1 की फर्स्ट प्रॉब्लम भी थी। तो इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक गिटार है, गिटार पे 6 स्ट्रिंग्स हैं और हर स्ट्रिंग में इनफाइनाइट फ्रेट्स हैं और हमें n नोट्स प्ले करने हैं। तो जो और हमें मतलब n नोट्स प्ले करने हैं, तो हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है n नोट्स का। तो जो हर नोट है उसको हम एक्चुअली हर स्ट्रिंग पे प्ले कर सकते हैं, बस उसके लिए फ्रेट चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर हमें ith स्ट्रिंग पे अगर हम ith स्ट्रिंग पे jth फ्रेट को फ्रेट करेंगे तो उससे मतलब हमें ये नोट मिलेगा ai प्लस j। और क्वेश्चन ऐसा गारंटी कर रहा है कि हम हर नोट को हर स्ट्रिंग पे प्ले कर सकते हैं, मतलब इनपुट इस तरह की दी हुई है। तो मेन आइडिया यहाँ पे ये है कि जो मतलब कि हर नोट को हम हर स्ट्रिंग पे प्ले कर सकते हैं। तो हमें ऐसा करना है कि कुछ मतलब हर नोट के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग ऐसी चूज करनी है कि जो मैक्सिमम फ्रेट हो और जो मिनिमम फ्रेट हो उसके बीच का जो गैप हो वो मिनिमम हो। इसका मतलब है कि मतलब गैप को मिनिमाइज करना है। तो अब सोचना है कि ये कैसे करेंगे। तो इसमें ऐसा है कि अगर एक बार हमने तो पहले तो ये नोटिस कर सकते हैं कि हर जो जैसा कि इनपुट में दिया हुआ है कि हर नोट को हम हर स्ट्रिंग पे प्ले कर सकते हैं और टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स 6 ही हैं। तो इसका मतलब कि जो हर नोट है उसको हम एग्जैक्टली 6 अलग अलग छः अलग अलग फ्रेट्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम हर नोट को, और उनमें से कोई एक पिक करना है। हमें हर नोट की करस्पॉन्डिंग हमारे पास 6 वैल्यूज हैं, हमें उन 6 में से कोई एक वैल्यू चूज करनी है और हमें ऐसा करना है कि जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस हो वो मिनिमम पॉसिबल हो, ऐसा कुछ करना है। तो यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे ऐसा है कि हमारे पास जो नोट्स हैं तो हर नोट के करस्पॉन्डिंग हमारे पास 6 वैल्यू हैं। मतलब इस तरह 6 वैल्यूज हैं, और ये वैल्यूज ये हैं कि मतलब फर्स्ट स्ट्रिंग पे प्ले किया तो क्या होगा, सेकंड पे प्ले किया तो क्या होगा, थर्ड पे प्ले किया तो क्या होगा, एंड सो ऑन। तो हमारे पास टोटल 6n वैल्यूज हो जाएंगी और ये सारी पॉसिबल फ्रेट्स हैं जिन पे प्ले हो सकता है। तो ये तो ऑब्वियस है कि जो मिनिमम वैल्यू होगी, मतलब जो पूरी जो एब्सोल्यूट मिनिमम होगा, मिनिमम फ्रेट, तो वो इनमें से ही कोई एक होगा, इन 6n वैल्यूज में से ही कोई एक होगा। तो सबसे पहले मैं एक सेट में ये 6n वैल्यूज डाल दूंगा और फिर उस सेट पे इटरेट करूंगा, मतलब कि मैं मिनिमम फ्रेट पे इटरेट कर रहा हूँ और हर मिनिमम फ्रेट के लिए मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा मैक्सिमम फ्रेट क्या होगा, और उससे मैं डिफरेंस निकाल लूंगा और डिफरेंस को मैं मिनिमाइज करने की कोशिश करूंगा। तो लेट्स से कि जो मिनिमम फ्रेट है वो किसी आर्बिट्री स्टेप पे 15 है, मतलब 15 अगर मिनिमम फ्रेट है कि मतलब 15 से छोटा मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए ऐसा करना पड़ेगा कि ओके, तो पहली बात जो फर्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप पे जो मिनिमम होगा वो एक्चुअली सारी 6n वैल्यूज का ही मिनिमम होगा। तो उस टाइम
हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो 6n वैल्यूज़ हैं, तो इनको मान लो मैंने सॉर्ट करके रखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कि ये इससे बड़ी है और ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है, सो ऑन, इस तरह अगर सॉर्ट करके रखा है, तो फर्स्ट स्टेप में मैं क्या कर सकता हूँ कि फर्स्ट स्टेप में जो मेरे पास 6n वैल्यूज़ हैं, मैं ऐसा कर सकता हूँ हर नोट के लिए पहली वाली चूज़ कर लूँ, क्योंकि सॉर्टेड है, तो मैं हर नोट के लिए पहली वाली चूज़ कर सकता हूँ। तो क्योंकि हर वैल्यू मिनिमम होगी, तो जो मैक्सिमम होगा वो भी मिनिमम हो जाएगा इसकी मदद से। उसके बाद क्या होगा कि जब मैं सेट के दूसरे एलिमेंट्स पे इटरेट करूँगा, जैसे मान लो जब मैं 15 पे पहुँच गया, तो क्या होगा कि इनमें से कुछ कुछ वैल्यूज़ ऐसी होंगी जो 15 से छोटी होंगी। तो मुझे बस ये करना पड़ेगा कि जो जो 15 से छोटी हैं उनको ऐसे आगे बढ़ाना पड़ेगा, और अभी भी वो 15 से छोटी हैं तो उसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा, और तब तक बढ़ाते रहना पड़ेगा जब तक सारी 15 से बड़ी ना हो जाए। और जब सारी 15 से बड़ी हो जाएंगी, तो जितनी वैल्यूज़ कंसीडर कर रहा हूँ अभी मैं, एग्जैक्टली n वैल्यूज़ कंसीडर कर रहा हूँ हर स्टेप पे, उनमें से जो मैक्सिमम होगा वही मतलब उसको मैं लाइक मिनिमम से सब्ट्रैक्ट करके जो डिफरेंस होगा उसका मिनिमम स्टोर करने की कोशिश करूँगा। और बस यहाँ पे ये मेक श्योर करना है कि हमें बस ये याद होना चाहिए कि कौन सी जो वैल्यू, मतलब हर वैल्यू किस वाली स्ट्रिंग से है, तो हमें ये चीज़ को याद रखना होगा। और ये भी याद रखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू किस नोट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मतलब ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, कौन सी वैल्यू किस नोट को रिप्रेजेंट कर रही है और किस स्ट्रिंग से आई, और वैल्यू कितनी है। तो इसको हम एक सेट में कर सकते हैं, और सेट को इस तरह मेंटेन करना पड़ेगा कुछ, कि हमें सेट में स्टोर करना पड़ेगा मतलब सेट में हमें स्टोर करना पड़ेगा वैल्यू कॉमा नोट कॉमा स्ट्रिंग, हमें ये सब स्टोर करना पड़ेगा। और अगर 6 स्ट्रिंग पे एक बार पहुंच गए तो उसके बाद हमें ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि 7 स्ट्रिंग्स तो है नहीं, 6 स्ट्रिंग्स हैं। तो हमें ये तीनों चीज़ें स्टोर करनी पड़ेंगी एक सेट में। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं पेयर ऑफ इंट कॉमा पेयर इंट इंट। तो इस तरह हम ये तीनों वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, और इससे ये भी ऑटोमेटिकली मेक श्योर हो जाएगा कि जो वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो। और वैल्यूज़ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड रखने का ये फ़ायदा है कि जब हम रिमूव करेंगे तो हमें हमेशा शुरू की वैल्यूज़ ही रिमूव करनी पड़ेंगी, तो हम हमेशा सेट के बिगिन वाले एलिमेंट को रिमूव करने का चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अपना कोड दिखाता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैंने जो एरे ली, और मतलब ये ए की वैल्यूज़ हैं, तो मैंने ए की 6 वैल्यूज़ पहले इनपुट ले ली। फिर मैंने एक सेट बनाया, ये वो सेट है कि मतलब किस किस पॉइंट को मिनिमम मानूंगा मैं। फिर मैंने जब नोट्स इनपुट लिए, तो मैंने हर नोट के लिए देखा कि कौन सी, मतलब ये हर स्ट्रिंग पे कौन कौन सा फ्रेट को रिप्रेजेंट करेगा, और उसको एक 2 डायमेंशनल एरे में ले लिया, जिसको मैंने फिर सॉर्ट कर दिया। तो मतलब जो 2 डायमेंशनल एरे सी है, उसमें हर नोट के करस्पॉन्डिंग 6 वैल्यूज़ हैं कि कौन कौन सा फ्रेट इसको रिप्रेजेंट कर सकता है, और सब में से एक एक चूज़ करके हम इसको मिनिमाइज़ करना है। और जैसा कि मैंने बताया, सेट ऑफ पेयर इंट कॉमा पेयर इंट इंट से हम मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मेंटेन कर रहा हूँ वैल्यू कॉमा नोट कॉमा स्ट्रिंग, और फिर मैं आईडीज़ वाले सेट पे इटरेट करके ये देख रहा हूँ कि जब तक जो सबसे शुरू वाला एलिमेंट है, जब तक आईडी से छोटा है, तो उसको मैं निकाल दूंगा। और उसको निकालने पे मैं क्या करूँगा कि मतलब अगर वो थर्ड स्ट्रिंग से था, तो अब मैं उसको निकाल के
सेम नोट को 4 स्ट्रिंग से कर दूंगा इंसर्ट, और अगर ऑलरेडी 6 स्ट्रिंग से हो चुका है तो मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, और बस आंसर का मिनिमम मैं स्टोर करता रहूँगा, उसको प्रिंट कर दूँगा। तो ये क्वेश्चन मेनली इम्प्लीमेंटेशन का ही था, मतलब आइडिया तो आई थिंक लगभग लोगों ने सोच ही लिया होगा क्योंकि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। बाकी इम्प्लीमेंटेशन में ही थोड़ा जितना जो मतलब जो भी ट्रिकी पार्ट था वो इम्प्लीमेंटेशन में ही था, तो वो मैंने आई होप ठीक से क्लियर कर दी है। अब मैं प्रॉब्लम डी की तरफ बढ़ता हूँ। ओके, हाँ, तो प्रॉब्लम डी है श्यूरिकेन्स। इसमें टेंटेन एक वेपन शॉप चला रहा है, और यहाँ पे मतलब निंजास के लिए वेपन शॉप है। इसमें क्या है कि वो एन शूरिकन सेल करेगा, और हर शूरिकन का कॉस्ट 1 से लेकर एन के बीच में है, और सारे डिस्टिंक्ट कॉस्ट पॉसिबल है। इसका मतलब 1 से लेकर एन तक सारी वैल्यूज आएंगी एक एक बार, और एक बार से ज़्यादा नहीं आएगी। तो ये मेनली 2 चीज़ कर सकता है, या तो मतलब वो एक शूरिकन को शॉप में एक शूरिकन को या तो शॉप में रख सकता है या फिर बेच सकता है। तो निंजास जब खरीदेंगे तो जितने भी शूरिकन्स अवेलेबल हैं उनमें से हमेशा सबसे सस्ता वाला खरीदेंगे। तो इनपुट में बस ऐसा है कि 2n लाइन्स हैं, क्योंकि हर शूरिकन एक बार रखा गया शॉप में, एक बार बिका। तो जब भी प्लस हो रहा है इसका मतलब है कि कोई शूरिकन रखा गया, और जब भी माइनस हो रहा है तो उसके साथ एक नंबर दिया हुआ है कि इस कॉस्ट में एक शूरिकन बिक गया। तो मेनली यही हो रहा है यहाँ पे, और हमें क्या करना है कि हर प्लस को एक प्राइस असाइन करना है। इसका मतलब कि हमें बताना है कि ये जो ये वाला जो शूरिकन रखा है इसका कितना प्राइस था, सच दैट कि इसी ऑर्डर में सेल होंगे। तो जैसे यहाँ पे आउटपुट एक 4213 था, कहने का मतलब अगर इसका कॉस्ट 4, इसका 2, इसका 1 और इसका 3 होता, सॉरी अगर इसका कॉस्ट 4, इसका 2, इसका 3 और इसका 1 होता, तो वो जो शूरिकन्स बिकते वो इस ऑर्डर में बिकते। ऐसा हमें प्रिंट करना है, और इसमें येस और नो वाला भी है। तो आंसर नो तब होगा अगर कोई भी अरेंजमेंट पॉसिबल ना हो। राइट, तो तब होगा अगर कोई भी अरेंजमेंट पॉसिबल ना हो, तब हमें नो प्रिंट करना है। जैसे इस केस में नो प्रिंट करना है क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि एक शूरिकन को शॉप में रखने के पहले से ही उसको बेच दिया, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि क्योंकि 1 2 3 हमेशा साथ में रखे जाएंगे, तो पहले 1 को बिकना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 पहले बिक गया, इसलिए भी नो है। तो इसको सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा एग्जामिन करके ये समझ में आएगा कि ये एक्चुअली ग्रीडी है। और किस तरह का ग्रीडी है कि जैसे हम 1 2 3 4 के ऑर्डर में चलते हैं, तो जो 1 होगा, मतलब जो 1 वाला शूरिकन आया, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसके जस्ट इमिडिएटली पहले जो भी प्लस हो, नियरेस्ट प्लस हो, वो उसकी कॉस्ट को अगर हम 1 कर दें तो उससे हमें एक ऑप्टिमल आंसर मिल सकता है। तो मैं हर प्लस को हर माइनस के साथ पेयर अप करूँगा इस ऑर्डर में, कि पहले 1 को जस्ट पीछे वाले प्लस से जोड़ दिया तो ये वाला प्लस 1 हो गया, फिर 2 को जस्ट पीछे वाले प्लस से जोड़ दूंगा तो ये वाला प्लस 2 हो गया, फिर इसको इससे जोड़ दूंगा तो ये 3 हो गया, और अब इसको इससे जोड़ना पड़ेगा तो ये 4 हो गया। ऐसा कुछ। इसका मतलब कि हर माइनस को मतलब मैं सारे माइनस पे इटरेट करूंगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉस्ट पे, जैसे कि पहले 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, इस तरह जाऊंगा। और बस जो उसके जस्ट ऊपर जो नियरेस्ट प्लस होगा उसके साथ इसको पेयर अप कर दूंगा और कह दूंगा कि इसकी कॉस्ट इतनी थी। तो ऐसा कुछ कर रहा हूँ कि जैसे मेरे पास प्लस प्लस -2 प्लस -3 -1 ऐसा कुछ अगर है मेरे पास इनपुट में,
तो मैं क्या करूँगा कि पेयर अप करूँगा, बोलूँगा कि ये वाला इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है और ये इससे जुड़ा है। तो मेरा क्लेम ये है कि अगर ये बेस्ट आंसर नहीं है तो फिर आंसर मतलब अगर ये आंसर सही नहीं है तो आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि मतलब ग्रीडीली यही बेस्ट तरीका है, क्योंकि मतलब वन सबसे सस्ता है, तो इसको मैं पहले ही शॉप में रख दूं तो क्या फ़ायदा है, क्योंकि मतलब पहले रख दूंगा तो प्रॉब्लम हो सकती है कि पहले बिक जाए, और इसको मैं चाहता हूँ कि देर में बिके, मतलब तो ऑब्वियसली जस्ट इसके पहले रख दूंगा। और इस केस में ऐसा दिख रहा है कि ये कॉन्फ़िगरेशन भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं सेटिस्फाई कर पाएगा? क्योंकि अगर हम यहाँ पे 3 रखते, यहाँ पे 2 रखते और फिर यहाँ पे 1 रखते, तो यहाँ पे 1 बिकता और यहाँ पे 3 बिकता, तो इस केस में आंसर नो होगा। तो बस यही है क्वेश्चन में कि पहले तो हमें ग्रीडीली पेयर अप कर देना है हर माइनस को हर प्लस के साथ, और अगर कभी ऐसा हो कि किसी माइनस के लिए कोई प्लस अवेलेबल ही नहीं है तो आंसर नो होगा। और एक बार जब हमने पेयर अप कर दिया तो इसके बाद हम आंसर को चेक करेंगे कि जो इनपुट में जो सेलिंग कॉस्ट दी हुई है उनका जो सीक्वेंस है, और हमने जो सीक्वेंस क्रिएट किया उसको सेल करने पे जो सीक्वेंस आएगा, ये दोनों सेम है या नहीं। अगर ये दोनों सेम है तो आंसर यस होगा और जो हमने सीक्वेंस निकाला उसी को प्रिंट कर देंगे, और अगर ये दोनों सेम नहीं है तो फिर आंसर नो होगा। तो इसका भी मैं कोड दिखा देता हूँ। ओके, टैग भी ग्रीडी है, क्योंकि इसमें सिर्फ ग्रीडी ही था और कुछ नहीं था। ओके, तो मैंने एक सेट बनाया आईडीज नाम का, और इसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ कि किस किस जगह पे एक प्लस है, और फिर मैंने एक एरे बनाई, इसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ कि इस एरे में मैं स्टोर कर रहा हूँ कि जो कॉस्ट 1 वाला माइनस है उसकी पोजीशन कहाँ पे है, कॉस्ट 2 वाले माइनस की पोजीशन कहाँ पे, एंड सो ऑन। तो वो मैंने स्टोर कर लिया। फिर बस मैं पेयर अप कर रहा हूँ, और मैं ऐसा चाहता हूँ कि लाइक हर प्लस को एक माइनस असाइन कर दूँ और उसकी कॉस्ट दे दूँ। तो यही काम मैं अपर बाउंड लोअर बाउंड इन सब की मदद से हो जाएगा, वो सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है। उसके बाद जो मैंने एक बार सीक्वेंस क्रिएट कर लिया, तो एक बार जो सीक्वेंस मैंने बना लिया उसको मैंने प्रिंट करके देखा था कि सही बना है कि नहीं। फिर उस सीक्वेंस को उसको मैं अब कमेंट आउट कर चुका हूँ, मतलब कि मैंने अपनी एक डिबग करने के लिए सब किया था। उसके बाद उस सीक्वेंस से मैंने चेक किया कि आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं, और कभी भी आंसर का गड़बड़ हुआ तो मैंने नो करके रिटर्न कर दिया, वरना यस करके जो भी सीक्वेंस मैंने निकाला था उसको मैंने प्रिंट कर दिया। तो मेनली ये ग्रीडी था, थोड़ी बहुत इम्प्लीमेंटेशन थी और कुछ खास नहीं था इस प्रॉब्लम में। अब सिर्फ बचा प्रॉब्लम ई। तो प्रॉब्लम ई काफ़ी हद तक मैथमेटिकल है, और आई थिंक पूरी तरह मैथमेटिकल है। अगर टैग दिख पाए तो मैं देखता हूँ। ओके ओके, टैग केवल मैथ है यहाँ पे। वैसे एक्चुअली मैंने बाइनरी सर्च भी यूज़ किया था, तो मैं ऐड कर देता हूँ टैग। आई थिंक पर्पल अबव को अलाउड होता है टैग एक्सेस, तो मैं टैग्स चेंज कर सकता हूँ प्रॉब्लम की। तो मैंने बाइनरी सर्च यूज़ किया इसलिए मैंने बाइनरी सर्च डाल दिया, और मैथ्स तो है ही मेनली। तो देखते हैं क्या हो रहा है इस प्रॉब्लम में। यहाँ पे हमारे पास एक कैरेक्टर है, उसकी एबिलिटी कुछ ऐसी है कि वो इंस्टेंटली ए डैमेज डील कर सकता है,
और उसके बाद अगले C सेकेंड्स तक एनिमी B हेल्थ पॉइंट्स गेन करता रहेगा। और एक कूल डाउन है इस एबिलिटी का कि मतलब केवल हर D सेकेंड्स में ही यूज़ कर सकती है एबिलिटी। तो अब ये लोग करना क्या चाहते हैं कि जो कैरेक्टर है मेका नारुतो वो ये करना चाहता है कि हर D सेकेंड में लगातार अपना अटैक करता रहे और इससे वो देखना चाहता है कि मैक्सिमम कितनी हेल्थ का मॉन्स्टर हो तो उसको किल कर सकता है। तो अगर वो किसी इनफाइनाइट हेल्थ के मॉन्स्टर को भी किल कर सकता है तो हमें -1 प्रिंट करना है, अदरवाइज हमें मैक्सिमम हेल्थ प्रिंट करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले थोड़ा सा एग्जामिन करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि एक बार टाइम वर्सेस हेल्थ का अगर ग्राफ बना के देखें तो क्या होगा कि इनिशियली कुछ हेल्थ होगी मॉन्स्टर की और गेम स्टार्ट होते ही वो उसमें A डिक्रीज हो जाएगी। फिर क्या होगा कि अगले C सेकेंड्स तक ये बढ़ती रहेगी, लाइक 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड सो ऑन। इस तरह C सेकेंड तक ये बढ़ती रहेगी और उसके बाद ऐसे कांस्टेंट रहेगी। C सेकेंड्स तक बढ़ने के बाद कांस्टेंट रहेगी और जब जब D सेकेंड्स पूरे हो जाएंगे तो फिर अचानक से घट जाएगी, फिर बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट रहेगी, ऐसा कुछ। लेकिन ये तब होगा अगर D ग्रेटर देन C हो, लेकिन अगर C ग्रेटर देन D हुआ तो कुछ अलग हो जाएगा। तो फिर कुछ अजीब सा होगा, अगर C ग्रेटर देन D हुआ तो क्या होगा कि पहले तो इनिशियली घटेगी हेल्थ, फिर बढ़ती रहेगी बढ़ते बढ़ते अचानक से फिर से घट जाएगी, उसके बाद थोड़ा तेज़ी से बढ़ेगी, फिर अचानक से घट जाएगी, फिर और तेज़ी से बढ़ेगी, फिर घट जाएगी। पहले अचानक से घटेगी, फिर बढ़ने लगेगी कुछ टाइम तक, D टाइम के बाद ये फिर से घट जाएगी, उसके बाद अब और तेज़ी से बढ़ेगी, फिर घट जाएगी, फिर और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी, ऐसा कुछ अगर C ग्रेटर देन D हुआ तो। क्योंकि C ग्रेटर देन D में क्या हो रहा है कि पिछले वाले स्टेप की वजह से जो पिछले वाला जो अटैक था उसकी वजह से जो इंक्रीमेंट हो रहा है हेल्थ का वो अगले अटैक के बाद भी चलता रहेगा, तो इस वजह से वो ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज होता रहेगा। तो अगर हम हेल्थ इंक्रीमेंट का रेट देखें तो वो बढ़ता जा रहा है। किस तरह बढ़ रहा है? स्पेशली अगर C ग्रेटर देन D है। एक्चुअली अगर D ग्रेटर देन C है तो केस काफ़ी ट्रिवियल सा है। इसमें क्या हो रहा है, अगर D ग्रेटर देन C है तो हम जो हमारी जो रेंज है उसको हम पूरा अलग से देख सकते हैं कि मतलब जो शुरू के D सेकेंड्स हैं उनमें उसमें कितना डैमेज हुआ ये हम देख सकते हैं कि कितना डैमेज हुआ माइनस कितना हील हुआ, उतना टोटल डैमेज हुआ होगा शुरू के D सेकेंड्स में। तो अगर ये जो टोटल डैमेज है ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो हर D सेकेंड में हम कम से कम थोड़ा बहुत तो डैमेज कर ही रहे हैं, तो हम ये काम करते रहेंगे और हम इनफाइनाइट डैमेज कर पाएंगे। लेकिन अगर ये स्मॉलर देन 0 है तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि फिर मॉन्स्टर हमारा हील होता ही जा रहा है। तो ऐसे केस में आंसर सिर्फ ए होगा कि मतलब हम स्टार्ट करते ही जो हिट कर दिया वो बेस्ट है, उसके बाद कभी फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा कुछ। तो क्योंकि D ग्रेटर देन C या D इक्वल टू C वाला केस काफ़ी ज़्यादा ट्रिवियल है, तो उसको हम अलग से सॉल्व कर सकते हैं और फिर बाकी क्वेश्चन के लिए अज्यूम कर सकते हैं कि C ग्रेटर देन D। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम फर्स्ट अटैक करेंगे तो उसका हील कुछ टाइम तक चलेगा और उसके पहले ही सेकंड अटैक हो जाएगा, फिर उसका हील भी कुछ टाइम तक चलेगा, फिर थर्ड अटैक हो जाएगा, फिर उसका भी हील कुछ टाइम तक चलेगा। तो अगर हम देखें तो शुरू में हमारे पास सिर्फ हम
केवल एक मतलब हर सेकंड 1 भी हील हो रहा है, फिर दूसरी बार अगर हम देखें तो हर सेकंड 2 भी हील हो रहा है, फिर हर सेकंड 3 भी हील हो रहा है, ऐसा कुछ कुछ लाइक ऐसा कुछ कुछ होता जा रहा है। और मतलब कि जो हील पर सेकंड है वो आगे जाके बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये कब कांस्टेंट हो जाएगा कि जब जो पहला हीलिंग इंटरवल है जब खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, तब ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि लाइक एक इंटरवल खत्म हो रहा है, एक नया स्टार्ट हो रहा है, फिर एक नया एक पुराना खत्म हो रहा है, एक नया स्टार्ट हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो इंटरवल है, इसमें जो हीलिंग हुई, नेक्स्ट इंटरवल में भी इतनी हीलिंग होगी, उसके नेक्स्ट इंटरवल में भी इतनी हीलिंग होगी, उसके नेक्स्ट इंटरवल में भी इतनी हीलिंग होगी, और ये कांस्टेंट होगा। तो ये जो कांस्टेंट मैक्सिमम हीलिंग है, अगर ये ग्रेटर देन ए है, सॉरी, अगर ये स्मॉलर देन ए है, इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम हीलिंग हो रही है एक इंटरवल में, उससे ज़्यादा डैमेज अगर हो जा रहा है उस इंटरवल में, तो फिर से वही बात होगी कि हम इनफाइनाइट हेल्थ के मॉन्स्टर को भी किल कर सकते हैं, लेकिन तो वो भी ट्रिवियल केस हो गया। तो अब जो केस हमारे पास बचा उसमें ऐसा होगा हमेशा कि जो मैक्सिमम जो हीलिंग वाला इंटरवल होगा, उसमें जो हीलिंग होगी वो ग्रेटर या इक्वल टू ए होगी, ऐसा कुछ। और मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं सिर्फ डी के मल्टीपल वाले टाइम्स पे देखूँ हेल्थ को, केवल डी के मल्टीपल्स वाले टाइम पे देखूँ हेल्थ को, तो इसमें क्या हो रहा है कि हर पॉइंट पे जो हेल्थ हो रही है वो -a+h हो जा रही है। तो a तो हमारा कांस्टेंट है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है डैमेज की, जो हम जो डैमेज कर रहे हैं वो, और h है, h एक वेरिएबल है, और वो वेरिएबल ये है कि इस इंटरवल में कितनी हीलिंग हुई। तो ये वाला h है और ये वाला h अलग है, वो है कि इस इंटरवल में कितनी हीलिंग हुई। तो हर स्टेप पे जो हेल्थ है वो ए कम हो जा रही है और कुछ हीलिंग की वजह से बढ़ जा रही है। तो अगर हम हेल्थ को देखें तो हेल्थ कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है, लाइक कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रही है, ए कांस्टेंट रेट ए से डिक्रीज हो रही है, और इंक्रीजिंग रेट एच से इंक्रीज हो रही है। तो हमें पता है कि जो इसमें जो मिनिमा आएगा वो तब आएगा जब जब ये जो रेट ऑफ हीलिंग है, जब वो रेट ऑफ डैमेज के जब इक्वल लाइक स्मॉलर इक्वल होगा लास्ट बार, तो उस टाइम पर हमें बेस्ट आंसर मिलेगा, उस टाइम पे मिनिमम हेल्थ मिलेगी। और जो मतलब जो मिनिमम हेल्थ को हम मैक्सिमम डैमेज भी बोल सकते हैं। मैक्सिमम डैमेज हमें तब मिलेगा जब हीलिंग रेट जस्ट छोटा होगा हमारे डैमेजिंग रेट से, और डैमेजिंग रेट हमारा ए है। तो एक तरीका ये था इसको सोचने का, और इस तरह से हम वो पॉइंट को निकाल सकते हैं बाइनरी सर्च से, जिस तरह मैंने निकाला बाइनरी सर्च से। या फिर दूसरी चीज़ ये कर सकते थे कि यही जो सेम चीज़ मैंने बोली, इसी चीज़ को रियलाइज़ करके हमें ये पता चल जाता कि जो मिनिमम होगी वो एक लाइक सिंगल मिनिमम होगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ मतलब एग्जैक्टली पैराबोला नहीं होगा, ये ऐसे मतलब ये टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, लेकिन जो मिनिमम होगा वो एक यूनिक मिनिमम होगा। एक्सेप्ट एक केस ऐसा हो सकता है कि ये ऐसे कम होते हुए कुछ आए और फिर उसी मिनिमम पे स्टेशनरी हो जाए, लेकिन इस केस में भी मिनिमम यूनिक है। तो मतलब जो भी मिनिमम होगा, या कह लो कि जो मैक्सिमम डैमेज होगा, अगर डैमेज का ग्राफ बनाऊं तो डैमेज एक्चुअली यूनिक होगा इस केस में। तो इसको टर्नरी सर्च से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं बाइनरी सर्च वाला सोल्यूशन एक्सप्लेन करूंगा अभी। बाइनरी सर्च में मैं क्या करना चाह रहा हूँ
कि जो भी ये पॉइंट है मिनिमा वाला, मैं इस पॉइंट को फाइंड करना चाह रहा हूँ। और ये पॉइंट को मैं कैसे फाइंड करूँगा, ये वो पॉइंट है कि ये मैक्सिमम पॉइंट है वो, जब तक जो रेट ऑफ हीलिंग है वो रेट ऑफ डैमेज से ज़्यादा नहीं हो जाती, ऐसा कुछ। तो इसका भी मैं कोड दिखाता हूँ। एक्चुअली इसमें काफ़ी ज़्यादा मैथ्स थी और मैं आई थिंक सारी डिराइव करके नहीं दिखा सकता हूँ अभी, बट सबसे पहले मैंने मैक्सिमम इंक्रीज देखा, और ये इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, जो कि अगर थोड़ा सा अगर आप लोग सोचेंगे और जिस तरह मैंने ड्राइंग्स करी थी लाइंस बना के, अगर उस चीज़ को देखकर अगर सेम तरह से करके देखेंगे तो आपको भी ये सेम फार्मूला बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो वही, अगर मैक्सिमम इंक्रीज अगर ए से छोटा है तो आंसर -1 है। फिर मैंने बाइनरी सर्च किया, और इस बाइनरी सर्च में मैं ये देख रहा हूँ कि जो इस इंटरवल में जो इंक्रीज था वो कितना था, और इसके लिए भी बहुत सिमिलर सा ही फॉर्मूला है, ये भी अगर थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो ये मिल जाएगा। और फिर वो देख रहा हूँ कि अगर वो इंक्रीज अगर ए से कम है तो ये एम आंसर हो सकता है, वरना आंसर नहीं हो सकता। और अकॉर्डिंगली मैंने एल और यू को चेंज किया, जैसा बाइनरी सर्च में करते हैं। और फिर मुझे फाइनली मिल गया, वो पॉइंट मिल गया जिस पॉइंट पे बेस्ट आंसर मिलेगा, और उस पॉइंट पे जो आंसर था उसको मैंने कैलकुलेट कर लिया, और ये भी एक सिंपल फार्मूले से मुझे मिल गया। और एक्चुअली ये जो फार्मूला है, सेम फार्मूले को टर्नरी सर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। किसी को टर्नरी सर्च करनी हो तो वो यही फार्मूला यूज़ कर सकता है। और ये फार्मूला डिराइव करना मुश्किल नहीं था, ये बस थोड़ी सी मैथ से आ गया। इसमें एक्चुअली एक एपी का सम हो रहा है, और उसके अलावा टोटल डैमेज को ऐड कर दिया, और जो हेल्थ वाली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, और फिर आंसर को प्रिंट कर दिया। इस सॉल्यूशन में मैं और वैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि इसका जो मिनिमम है वो शायद बिना बाइनरी सर्च के ओवन फार्मूले में मिल जाता, बट मैंने रिस्क नहीं लिया। मैंने सोचा कि बाइनरी सर्च इजीली हो जाएगा तो मैंने कर दिया, और इसीलिए मैंने प्रॉब्लम में टैग भी डाल दिया है बाइनरी सर्च। आई होप किसी ने हटाया ना, और लोग हटा भी सकते हैं क्योंकि ओके। तो यही था फिर यही था डिवीजन 2 राउंड 679 के सारे सॉल्यूशंस। और वीडियो आपको कैसी लगी, कुछ सजेशंस हो तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।